बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MTH 101 का लेक्चर 4 जिसका टाइटल है स्लोप्स एंड लाइंस। ठीक है, सबसे पहले हम स्लोप को देखेंगे। ठीक है, जब भी हम किसी ढलवान वाली सरफेस पे या जगह पे चढ़ते हैं तो हम देखते हैं जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, वो भी एक ढलवान होती है। ठीक है, किसी पहाड़ी पे चढ़ते हैं, वो भी एक ढलवान होती है। ठीक है, तो ये स्लोप का कंसेप्ट वहाँ पे काम आता है। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ इसमें वजह ये है कि हम सिर्फ ऊपर नहीं जा रहे होते बल्कि साथ साथ जो है ना वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं। सिर्फ वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे होते बल्कि एक्स एक्सिस पे भी हम डिस्टेंस को कवर कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये इसको समझना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको गौर से समझें। इसके रिलेटेड काफ़ी MCQs और शार्ट क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो काइंडली इसको आप अच्छे तरीके से समझें। तो स्लोप की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और इसको ज्योमेट्री में देखते हैं कि इसकी क्या अहमियत है। ठीक है, कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग अ नॉन वर्टिकल लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 टू अ पॉइंट P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एज शोन। ठीक है, वो कह रहा है कि आप कंसीडर करें कि कोई एक पार्टिकल है, कोई पार्टिकल भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से वो चला है, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक उसने पहुँचना है पॉइंट P2 पे। P1 से चला था, P2 पे पहुँच गया है। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 हो गए, वो ये पॉइंट होगा y1 x1। ये पॉइंट P2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, ये y2 ये x2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मतलब इसकी स्लोप क्या होगी। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम किसी इस तरह की सिचुएशन में ऊपर जाते हैं ना, ठीक है, ढलवानी सतह पे हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं जा रहे होते। ये देखें, यहाँ से अब हम देखें कि ये चीज़ ऊपर तो जा रही है लेकिन साथ साथ एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, ये देखें कि ये एक्स एक्सिस के हिसाब से पहले इस जगह पे था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने इतना डिस्टेंस एक्स एक्सिस में भी कवर किया। ठीक है, तो स्लोप हमारे पास ये होती है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई पार्टिकल था, वो P1 से मूव करके P2 पे गया, P1 के कोऑर्डिनेट्स ये थे, P2 के कोऑर्डिनेट्स ये थे। ठीक है, तो यहाँ से हम इस जो लाइन है ना, लाइन ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया P1 से P2, उसकी हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है कि राइज ओवर रन। ठीक है, ये देखें, राइज का क्या मतलब है कि आप P1 से इस तरह ऊपर चढ़े हैं। ठीक है, ये आपने राइज किया है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, रेशो नीचे बटे में रन। रन आपने क्या किया है, ये जो एक्स एक्सिस में आपने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि नीचे आप रन करते हैं, ऊपर जब जाते हैं तो राइज करते हैं। ठीक है, राइज ओवर रन इसका फार्मूला है। तो ये देखेंगे राइज हमने कितना किया है, हमने y1 से लेकर y2 तक। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ना y1 से लेकर y2 का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। आपको पता ही है ना कि अगर इस तरह दो पॉइंट्स है यहाँ पे a और b, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो b माइनस ए होगा। a माइनस बी नहीं होगा, b माइनस ए होगा। ठीक है, बाद वाला पॉइंट पहले लिख के फिर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से y2 माइनस y1, सेम इसी तरीके से वो x1 से चल के x2 पे गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बटे में आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ये इसका फार्मूला है, ये डेफिनेशन भी है। ठीक है, मैंने आपको इसका इस्तेमाल भी बता दिया कि कहाँ पे, ठीक है, ये इस्तेमाल हो रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं कि नोट है कि फॉर वर्टिकल लाइन्स x2 इज इक्वल टू x1। ठीक है, जितने जो भी अगर हमारे पास कोई लाइन वर्टिकल है, ये देखें, ये वाली चीज़ सीधी लाइन जो है वर्टिकल, जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, उसकी स्लोप जो होगी ना वो इन्फिनिट होगी या अनडिफाइन होगी। ठीक है, ये देखें वो कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें कि सिर्फ वाई चेंज हो रहा है। ये आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो सिर्फ आप राइज आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी वाई एक्सिस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक्स एक्सिस तो यहाँ पे है, यहीं पे खड़ा है। तो इसका मतलब है कि x2 और x1 दोनों सेम है। ठीक है, तो x2 अगर x1 के बराबर है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा नीचे, तो 0 डिवीजन में अगर 0 आ जाए तो वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। तो इसका मतलब है कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनका स्लोप जो होता है वो हमेशा इन्फिनिट या अनडिफाइन होता है। ये मैंने आपको रीज़न भी बता दिया, क्योंकि उनमें जो x2 जो है वो x1 के बराबर होता है, एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा होता है, सिर्फ हम वाई की जानब ऊपर को ट्रैवल करते हैं, इस वजह से। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप इट इज़ नॉट मैटर्ड। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसको P2 भी ले सकते हैं, इसको P1 भी ले सकते हैं, इसको P1 भी ले सकते हैं, इसको P2 भी ले सकते हैं। ये जो पॉइंट हमने बनाए हुए हैं ना दो, ठीक है, ये नहीं मैटर करता कि आपने P1 इसी को लेना है, इसको P2 लेना है, P1 इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। फिर क्या होगा कि हमारे पास जो
फार्मूला होगा ना, दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएंगे, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, दोबारा हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। ये इंग्लिश जो इतनी मैंने लिखी हुई है ना, इसका यही मतलब है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने P1 कौन सा लेना है, P2 कौन सा लेना है। क्या होगा कि उसमें से सिर्फ माइनस कॉमन ऊपर से भी आ जाएगा, नीचे से भी आ जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिखी है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, उसकी जो हमने स्लोप फाइंड करनी है। पॉइंट्स क्या है, 6,2 9,8। ठीक है, जब भी आपने स्लोप फाइंड करनी है तो आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे, ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। हमेशा जो स्लोप है वो 2 पॉइंट्स या 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए हुए होंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ, आप वो फार्मूला लें y2 - y1 ओवर x2 - x1। वो फार्मूला आप तवीज़ बना के गले में पहन लें ताकि आपके जो है वो भूले नहीं आपको। ठीक है, स्लोप का फार्मूला जो है सवाल पेपर में भी आता है और MCQs में भी आता है। ठीक है, लाजमी आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट होगा ना, वो हमारे पास उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 पहले के होंगे x1 y1। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, मैंने ये आपको लिख दी है, बस आपने फार्मूले में पुट करने हैं। यहाँ से 8 - 2 आ जाएगा, y2 - y1 है। 8 हमारे पास y2 है, y1 जो है वो हमारे पास 2 है, 8 - 2, तो ये x2 हमारे पास 9 है, 9 आ गया, x1 हमारे पास 6 आ गया, तो 8 - 2 6, 9 - 3 3, तो ये 2 आ गया। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स है ये आपने खुद करने हैं, ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन आपने ये खुद फार्मूले में पुट करके देखने हैं। ठीक है, इनकी ये वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, आप इनको चेक कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप, कि स्लोप पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है और जीरो कब होती है। ठीक है, इसके 3 केसेस हो सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और जीरो होती है। ठीक है, आप देखेंगे ये जो चीज़ है ना, वाई एक्सिस स्लोप जो है वो देखती है कि मींस के उस वो डिपेंड करती है कि आपने वाई जो डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है वो पॉजिटिव डिस्टेंस किया है या नेगेटिव डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से ग्राफ से बताता हूँ कि ये लाइन है अब हमारे पास, इसकी हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये लाइन है इस तरह करके, ये 2 पॉइंट्स हैं इस पर। ठीक है, एक्स एक्सिस में इसने 3 डिस्टेंस कवर किया और वाई एक्सिस में इसने ऊपर को 6 किया, और इसकी डायरेक्शन ये है, ये देखें, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो स्लोप पॉजिटिव होगी, यानी कि वाई जो होगा, ये अभी वाई हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्लोप होगी। अगर ये वाई नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप होगी। ठीक हो गया, ये देखें यहाँ पे अभी हमारे पास इसने एक्स एक्सिस की तरफ 2 यूनिट्स किया है, लेकिन वाई एक्सिस इसने नीचे की तरफ किया है। ठीक है, इस तरफ किया है, नीचे की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ किया था, इधर नीचे की तरफ, तो ये नेगेटिव स्लोप होगी। ठीक है, और जीरो स्लोप कब होगी, जब ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस इसका चेंज नहीं होगा, तो ऊपर जीरो आ जाएगा हमारे पास फार्मूले में, नीचे x2 - x1, तो ये जीरो को कर जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है कि जब भी हम किसी लाइन की स्लोप मालूम करते हैं, ठीक है, तो वो जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल लाजमी बनाती है। जो एंगल वो बनाती है ना, उसी को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द एंगल दैट मेक्स द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये वो एंगल है जो लाइन हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारी लाइन है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल इस डायरेक्शन में, और मैंने ये साथ नोट भी लिखा है कि ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपने मेजर करना है, ये वाली डायरेक्शन जो है। ठीक है, ये मैंने तीर बनाया हुआ है, इस डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में नहीं करना आपने। ठीक है, सेम इसी तरह ये लाइन है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बना रही है, ये वाला नहीं आपने काउंट करना, ये वाली चीज़, ये वाली लेनी है आपने। ठीक है, तो ये जो एंगल है इसकी जो रेंज होती है ना, वो क्या होती है कि 0 से लेकर 180 डिग्री तक, और अगर आप रेडियन में बात करें तो ये 0 से लेकर पाई तक हो जाए, क्योंकि 180 जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, ये आप ज़हन में रखें, ये पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, थ्योरम है हमारे पास, फॉर अ नॉन वर्टिकल लाइन द स्लोप m एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई इज रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि कोई भी अगर नॉन वर्टिकल, आप ये देखें कि नॉन वर्टिकल क्यों इस्तेमाल हो रहा है, कि क्योंकि वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो हमारे पास इन्फिनिट होती है, अनडिफाइन होती है, इसलिए हम ये लफ्ज़ नॉन वर्टिकल बोल रहे हैं कि हमने जो लाइन लेनी है वो वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी जो स्लोप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, वो किस रिलेशन में होता है, वो इस रिलेशन में होता है कि m = tan phi।
फाई हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और एम जो है वो हमारा स्लोप है। स्लोप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में आपस में क्या रिलेशन है, वो ये रिलेशन है, ये वाला जो मैंने लिखा है, इसको इक्वेशन 1 बोल दें। लेकिन अगर फाई हमारा π/2 को अप्रोच कर जाए, ठीक है, तो एम हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। वही बात के वर्टिकल लाइन के लिए जो एम होगा वो अनडिफाइन होगा, इन्फिनिट होगा, ठीक है। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं कि यहाँ टेन क्यों आया, साइन क्यों ले लिया, कोस क्यों ले लिया, क्योंकि ये देखेंगे अगर हम ये चीज़ बनाते हैं इस तरह प्लेन में, तो ये लाइन है ना ये वाली, ठीक है, तो इसकी हम राइज लेते हैं, सॉरी राइज ये वाला, और ये रन लेते हैं, ठीक है। यानी कि अमूद बटा कायदा, हम अमूद और कायदे को रिलेट कर रहे हैं ना, तो टैन जो होता है ना, टैन वो अमूद बटा कायदा को रिलेट करता है। ये आप ज़हन में रखें, राइज और रन, ठीक है। राइज ऊपर की तरफ लेते हैं और रन इस तरफ लेते हैं, और ये दोनों किस में आते हैं, टैन थीटा में आते हैं। साइन और कोज में दोनों चीज़ें नहीं आती, तो इसलिए ये टैन आया हमारे पास इस रिलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एग्जांपल है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। हमारे पास क्या है कि दो स्लोप्स दी हुई हैं, ठीक है, दो स्लोप्स दी हुई हैं और हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी फाई फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमारे पास m बराबर 1 है और m बराबर -1 है, ठीक है। सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं कि m अगर हमारे पास 1 है तो इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या होगा कि tan फाई इज़ इक्वल टू 1, m की कीमत 1 पुट कर दी, तो फाई यहाँ से क्या आ जाएगा, tan उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। tan इन्वर्स 1 जो होता है वो π/4 के बराबर होता है। ये आप उसमें कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं और जो टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला उसमें भी चेक कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर m हमारे पास -1 हो तो इक्वेशन 1 में क्या होगा, tan फाई इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ -1 किसके बराबर होता है, 3π/4 के, ठीक है। ये चीज़ आप इजीली देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। अगर लेट करेंगे हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2, ये पैरेलल कब होंगी, जब इनकी स्लोप बराबर होगी। दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी स्लोप बराबर होती है, यानी L1 की स्लोप m1, L2 की स्लोप m2, ठीक है। ये अगर दोनों बराबर होंगी तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। ये MCQs में भी आ सकता है पेपर में। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो लाइनें जो हैं वो परपेंडिकुलर कब होंगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ m1 डॉट m2, यानी अगर m1 और m2 को आप ज़रब दें, दोनों स्लोप्स को ज़रब दें, तो अगर -1 के बराबर आ जाए तो दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस के लिए दोनों की स्लोप 1 बराबर होगी, m1 इज़ इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा, और यहाँ से m2 किसके बराबर आ जाएगा, -1/m1, ठीक है। ये आप चीज़ ज़हन में रखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि 3 हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं A B C, ठीक है। हमने शो करना है कि ये तीनों जो हैं वो वर्सेस हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल के। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक ज़ाविया 90 का ये वाला होता है, ये मैंने बनाया हुआ है ABC, ठीक है। आपने ये शो करना है कि ये इस ट्राइंगल के वर्सेस हैं। वर्सेस क्या होते हैं, कोने, ये वाले, यहाँ को मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ABC, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्लोप ऑफ AB निकालें, वो क्या होगी, AB की 7 - 3 3 - 1, फार्मूला आपने वही रखना है, y2 - y1, ठीक है, y2 - y1 बटा x2 - x1, ये m के बराबर है, ठीक है। वही फार्मूला रखना है, ठीक है। 7 - 3 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2, स्लोप ऑफ BC 5 - 3 5 - 7 7 - 3 -1/2, ठीक है। ये दो स्लोप्स आ गई हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली इस तरह, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर इनका दोनों को ज़रब दे के हमारे पास -1 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इनमें से दो चीज़ें, दो लाइन जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही होती हैं, ये इनकी बात कर रहा है, इन दोनों की, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, ये वाली। तो अगर 2 और -1/2 को ज़रब दें तो ये -1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब कि लाइन थ्रू A एंड B इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू B एंड C, सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ठीक है। अब हम 3-4 इक्वेशन ऑफ लाइन, जो जनरल इक्वेशन होती है ना, वो तो होती है y इज़ इक्वल टू mx + b, ठीक है, और b इसमें y इंटरसेप्ट होता है, इसमें m जो है वो स्लोप होती है, y और x जो है वो एक पॉइंट होता है, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं। b जो है वो y इंटरसेप्ट, m स्लोप होता है, और x और y जो है जनरल पॉइंट ऑन द लाइन होता है, जिसकी हम इक्वेशन फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2-3 किस्म की इक्वेशंस है हमारे पास लाइंस की, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइंस पैरेलल होती हैं ना x और y एक्सिस के, ठीक है, उनकी इक्वेशन ये होती है,
एक्स और वाई के जो पैरेलल लाइंस होंगी वो उनकी इक्वेशन ये होगी, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होंगी ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसमें एक्स ज़ीरो होगा, ठीक है, ये वाली चीज़। और जो एक्स के पैरेलल होगी उसमें वाई ज़ीरो होगा, एक्स इज़ इक्वल टू ए है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, एक्स इज़ इक्वल टू 1 हो सकता है, वाई इज़ इक्वल टू 2, इस तरह ये इक्वेशन, मतलब कि जो लाइंस पैरेलल होंगी ना उनकी इक्वेशन इस शक्ल की होगी। ये ए और बी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो ये कैसे आती है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि इसमें एक लाइन होती है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन पे हमें एक पॉइंट गिवन होता है, ये वाला x1 y1 हमारा गिवन पॉइंट है, और ये x और y जो है वो हमारा जर्नल पॉइंट है ऑन द लाइन। लेकिन ये इससे डिफरेंट होना चाहिए, ये नहीं है कि आप इसको ये बोल दें और इसको ये बोल दें, नहीं, ये अलहदा पॉइंट गिवन होना चाहिए और ये वाला एक जर्नल पॉइंट जो है वो इसके अलावा होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसका देखते हैं कि फार्मूला कि m इज़ इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब यहाँ पे y2 x2 नहीं है, यहाँ पे आप जर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। फार्मूला वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे पहले वो y2 y1 वाला था ना दूसरा पॉइंट, यानी x2 y1 वाला, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया, xy आ गया, तो उसकी जगह पे xy आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ उस तरफ चली जाएगी, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने वही चीज़ लिखी है कि x1 y1 गिवन पॉइंट होगा और xy जो है वो हमारा पॉइंट होगा अदर देन दिस, जर्नल पॉइंट होगा, ये गिवन नहीं होगा, जर्नल पॉइंट होगा, ये हमें अंडरस्टूड होगा कि ये पॉइंट xy है, ठीक है। थ्योरम भी सेम इसी तरीके से है कि जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है वो ये होती है, ठीक है। ये आप हैंड आउट से एक दफ़ा रीड कर लेना, सेम यही चीज़ लिखी हुई है, यही अल्फाज लिखे हुए हैं। ये अब इसकी एक एग्जांपल है, राइट एन इक्वेशन फॉर लाइन थ्रू पॉइंट 2,3, ठीक है। आपने इक्वेशन लिखनी है लाइन की, आपको स्लोप -3/2 दे दी है और 2,3 दे दी है। वो इक्वेशन उठाएं, ये वाली m की वैल्यू उन्होंने -3/2 दे दी है, और जो गिवन पॉइंट है यानी x1 और y1 हमारे पास 2,3 आ गया, तो उसकी जगह पे ये xy हमारा सेम रहेगा क्योंकि ये जनरल पॉइंट है, ये चेंज नहीं होगा, x वही रहेगा। चेंज क्या होगा, m चेंज होगा और गिवन पॉइंट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो y वैसे ही आ गया, y -3 x1 यहाँ पे ये आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास y1 की वैल्यू 3 है, y-3 आ गया, ठीक है, y-y1, ठीक है। y1 यहाँ पे y-3 आ गया, m की वैल्यू -3/2 आ गई और x-2, x1 की वैल्यू -2। तो यहाँ से y की वैल्यू अब हमने निकाल दी, हमने इसको y इज़ इक्वल टू mx प्लस b की शक्ल में लिखना है। तो यहाँ से क्या होगा, y इज़ इक्वल टू, ये 3 उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, और 2 से सारी को ज़रब दे दें तो y इज़ इक्वल टू -3/2 x -6, ठीक है, प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आप y की वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 5, तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करके ही लिखना है, ठीक है। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स की मदद से हम सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे जो कि 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, अभी थोड़ी सी स्पीड लगाऊंगा, ठीक है, उसके साथ चलते चलते जाए, ठीक है। तो 1 आ गया। अभी हम क्या करेंगे कि 2 पॉइंट्स है ना, पहले हम एक पॉइंट को गिवन पॉइंट कंसीडर करेंगे और दूसरे को जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। अब हम देखेंगे x1 y1 को हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया और ये वाला पॉइंट जनरल जो x और y की जगह पे था वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है, जनरल पॉइंट गिवन पॉइंट, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो दोनों को हमने बारी बारी जो है वो गिवन पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके 2 केसेस बनेंगे, पहले हम इसको गिवन पॉइंट कंसीडर करके ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, फिर हम इसको जनरल पॉइंट गिवन पॉइंट करके तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप हल करके थोड़ा सा देख लें, काइंडली, लेक्चर लंबा हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अ नॉन वर्टिकल लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस एट सम पॉइंट 0, b इफ़ वी यूज़ दिस पॉइंट इन द इक्वेशन, ठीक है। जो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी है, ठीक है, y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x - x1 वाली, अगर हम उसमें 0, b पुट करें तो ये जनरल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये वाली आ जाएगी, ठीक है। y1 की जगह पे
बी पुट कर दें ये वाला आ गया, और x1 की जगह पे 0 पुट कर दें ये वाला आ गया, तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे b जो है वो y इंटरसेप्ट है और m जो है वो स्लोप है हमारी, ठीक है। तो इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास m -9 दिया हुआ है, b उन्होंने -4 दिया है, ठीक है। उसने कहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सिर्फ इस इक्वेशन में आप m की जगह पे m, b की जगह पे b पुट कर दें, बाकी सारी चीज़ें वैसे ये आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। द इक्वेशन दैट इज एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है ना, ये वाली ए बी सी में टू वेरिएबल ए बी सी जो हैं वो हमारे कांस्टेंट है, एक्स वाई हमारे वेरिएबल हैं, ये इस फॉर्म की जो इक्वेशन होगी वो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन होगी, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। और ए बी जो है वो 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। इसका एक थ्योरम भी है इसके रिलेटेड ही, ठीक है, वो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। थ्योरम भी यही है कि ये जो लाइन है, मतलब ये इक्वेशन की लाइन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। तो इस तरह ही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है उन्होंने, तो ये वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इस चीज़ को ज़हन में रखें, ठीक है, कि जो इस तरह की इक्वेशन होगी उसको हम जनरल इक्वेशन बोलेंगे। ए बी सी कांस्टेंट है हमारे पास और ए बी 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ये जनरल फॉर्म में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। हमने इसमें से स्लोप और बी, एम और बी की वैल्यूज़, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट को हम बी लिखते हैं ना, स्लोप को एम लिखते हैं, वो फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करें कि 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। इट इम्प्लाइज दैट 5y को इस तरफ रहने दें, -8x को उस तरफ ले जाएँ, 8x को उस तरफ -8x। अब क्या करें, 5 से सारी को डिवाइड कर दें। डिवाइड करके हमने थोड़ी सी तरतीब दे ली, ये वाली चीज़ को हम पहले ले लें, -8/5 7 x आ गया, प्लस 20 को जब 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, तो m हमारे पास क्या आ गया, -5/4। ये जो चीज़ होती है, ये वाली चीज़ x के साथ वाली, ये हमारे पास m होता है। ये देखना y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये हमारे पास b हमारे पास 4 आ गया, x वैसे ही आ गया, m ये हो गया, ये वाला y हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने ये स्लोप्स और लाइंस पढ़ तो लिया, अब इसकी रियल लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लाइट जो है वो भी लाइंस के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। और जो हम चीज़ें ऊपर फेंकते हैं वो फिर नीचे आती हैं ग्रेविटी के असर के अंडर, तो ठीक है, वो भी लीनियर फॉर्म में नीचे आती हैं। तो जो लाइंस होती हैं हमें उनकी मोशन को स्टडी करने में मदद देती हैं। और दूसरा ये है कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं, अक्सर दो क्वांटिटीज़ आपस में लीनियरली अटैच होती हैं, उनका जो कम्बिनेशन होता है वो लीनियर होता है आपस में, ठीक है। तो हम इनकी वजह से, ऑर्डर्ड पेयर की वजह से उनको एक दूसरे को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो क्वांटिटीज़ होती हैं जो लीनियरली आपस में अटैच होती हैं। स्लोप्स टेल अस हाउ स्टीप समथिंग इज़, ठीक है। स्लोप हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी ढलवान है, ठीक है, उसमें कितनी चीज़ ढलवान है, ठीक है। आप सीढ़ियों में देखें, अगर उसकी स्लोप कम है ना, तो आप देखें कि आप इस तरह जब उतरेंगे नीचे आपको लगेगा कि मैं अभी गिरने लगा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे स्लोप का कंसेप्ट होता है कि स्लोप ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना बिल्कुल कम होगी तो आपको लगेगा कि मैं गिरने लगा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी जगह पे आपकी जो ज़मीन है वो ज़्यादा कवर होगी, सीढ़ी जो है वो जगह ज़्यादा घेरेगी, दोनों का नुकसान है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, और ये जो स्लोप होती है ये हमें डेरिवेटिव्स की तरफ भी लीड करती है। डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, डेरिवेशन इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन यही होती है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बनती है ग्राफ के, फंक्शन का ग्राफ जो होता है उसकी जो स्लोप होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एक रियल लाइफ से टेम्परेचर के हवाले से, कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना वो हमारे पास लीनियरली रिलेशन है उनका, F इज़ इक्वल टू एम सी प्लस बी। यहाँ पर ये देखें, ये सारी चीज़ लीनियर है, कोई भी इसमें सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री की चीज़ नहीं आ रही, तो इसलिए ये लीनियर है, यानी कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन है ये। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट 32 होता है, सेंटीग्रेड में इसका, सेल्सियस में 0 होता है। बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 212 और सेंटीग्रेड में 100, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन ये वाली और ये वाली आ जाएगी, एफ़ और सी की। एफ़ और सी की दोनों दो दो वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो दो इक्वेशन आएंगी। जब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे उसमें से बी और एम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बी और एम की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये फार्मूला तो आपका वेल नोन फार्मूला है कि आप फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कैसे जाते हैं और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो काफ़ी मेहनत से लेक्चर्स तैयार होते हैं, यही आपसे इल्तमास है कि काइंडली इनका जो है वो हक़ अदा करें। वो किस सूरत में होगा कि इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस पे कमेंट करें अगर आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।